सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये क्या है, अभी हाल ही में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र ये कहां पर स्थापित किया गया? तो सही उत्तर होगा गुरुग्राम में। तो अभी भारत ने हरियाणा के गुरुग्राम में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया है और इसकी स्थापना जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में शांति, अहिंसा और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अहिंसा विश्व भारती द्वारा की गई है। तो याद रखिएगा, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र ये स्थापित कहां पर किया गया? गुरुग्राम में। अच्छा, अब यहाँ पे भारत में पहला से संबंधित यानी कि फर्स्ट टाइम इंडिया से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। जैसे कि देखो, अभी गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल ये बना गुनेरी गांव, और देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र जिसका नाम है सरजनम, ये कहां पर शुरू हुआ? एम्स दिल्ली। देश का पहला बायोबैंक कहां शुरू हुआ? दार्जिलिंग चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल में, जिसे पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क या फ्रोजन जू भी कहते हैं। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहां शुरू होगा? मुंबई में। कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति ये कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन अभी हुआ नई दिल्ली में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री का नाम है जॉन मैकफॉल, जो ब्रिटेन से हैं। इनको भेजेगा कौन? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अभी भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहां पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। और इसके लिए किसको डुबोया जाएगा? आईएनएस गुलदार को। और भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्रण भी तैयार किया था। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में अभी किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा यमांदू ओरसी ने। तो यमांदू ओरसी का नाम याद रखना, अभी उरुग्वे के नए राष्ट्रपति ये बन गए हैं। उरुग्वे कहां पर है? ये साउथ अमेरिकी कंट्री है। मैं आपको मैप में दिखाता हूं, ये रहा मैप में उरुग्वे। कैपिटल इसकी होती है मोंटेविडियो और करेंसी होती है पीसो उरुग्वायो। और अभी यहाँ के नए राष्ट्रपति बन गए यमांदू ओरसी। अब इसी तरह के कुछ देश जो अभी न्यूज में रहे थे जहां पे नए प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बने, वो मैं आपको लेटेस्ट अभी रिवाइज करवाता हूं। जैसे कि अभी जर्मनी के नए चांसलर बन गए फ्रेडरिक मर्च, लेबनान के नए पीएम बने नवाब सलाम, बेल्जियम के नए पीएम बार्ट डी वेबर बने, आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन बने, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, घाना देश के राष्ट्रपति जॉन महामा, लेबनान देश में नए राष्ट्रपति जोसेफ ऑन बने, क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिल्नोविक बने, फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बर्रुआ बने और बोत्सवाना के राष्ट्रपति डूमा बोको बने। ठीक है, तो 10 इंपॉर्टेंट देश जो अभी न्यूज में थे जहां पे अभी नए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने, वो हमने रिवाइज कर लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 26वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो आंसर होगा IRFC। एक्चुअली में अभी भारत सरकार ने एक तो IRCTC और IRFC इनको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। इससे पहले उन्हें मिनी रत्न में अनुसूची ए का दर्जा प्राप्त था। IRCTC ये तो 25वें नंबर की नवरत्न कंपनी बनी है और IRFC 26वें नंबर की। IRCTC इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। IRFC मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इस प्रकार ये नवरत्न का दर्जा पाने वाली आप कह सकते हो 12वीं रेलवे क्षेत्र की कंपनी बन गई है। और अगर आप जानना चाहो कि नवरत्न का दर्जा पाने वाली रेलवे की पहली कंपनी कौन सी बनी थी 2014 में, कॉनकॉर बनी थी। IRFC इसकी स्थापना होती है 1986 में और भारतीय रेलवे वित्त निगम इसको कहते हैं, या इंग्लिश में हमने देखा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। रेलवे के लिए घरेलू और विदेशी पूंजी बाजारों से धन जुटाता है। इसके MD CEO मनोज कुमार दुबे हैं और मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। वहीं IRCTC की बात करें, हमने फुल फॉर्म देखी थी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना होती है 1999 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और CMD है संजय कुमार जैन। और आपको याद होगा, ये तो हमने नवरत्न कंपनी की बात करी। अगर महारत्न कंपनी अगर आपसे पूछें कि अभी लेटेस्ट महारत्न कंपनी कौन सी बनी थी, पिछले साल ही बनी थी, 14th नंबर की आप देख सकते हो। तो पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है, लेकिन जो लेटेस्ट वो 14th नंबर की बनी थी, कौन सी? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर मयंक शर्मा को। तो अभी डॉक्टर मयंक शर्मा को रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि
कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसी तरह से एक और एडिशनल अपॉइंटमेंट मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, अजय सेठ। अभी राजस्व सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज इनको दे दिया गया। वैसे तो वो आर्थिक मामलों के सचिव हैं अजय सेठ, लेकिन अभी राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार इनको सौंप दिया गया। क्यों? क्योंकि अभी तक राजस्व सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी थे तुहिन कांत पांडे, कुछ समय पहले ही बने थे, लेकिन अभी पढ़ा इनके बारे में हमने कि अब वो सेबी के नए अध्यक्ष बन गए हैं, तो इस कारण से उन्हें राजस्व सचिव का पद छोड़ना पड़ा। तो राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार अभी संभाल रहे हैं अजय सेठ, जब तक कोई परमानेंट नहीं आ जाते। ठीक है, तो ये एक अपडेट था, ये मैंने आपको यहीं पे बता दिया। उसके अलावा ऑप्शन में अगर आप देखो पहले, के संजय मूर्ति, ये हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, यानी कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और एस दुबे, सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है, लेखा महानियंत्रक। अच्छा, एस दुबे से मिलता जुलता एक नाम आपको याद दिलाता हूं लिंक करा के, तो आपको चीजें याद रहेंगी। एस दवे का नाम याद रखना। ये कौन है? सेबी के पहले अध्यक्ष हैं ये। अभी लेटेस्ट अध्यक्ष तो हमने पढ़ा था, तुहिन कांत पांडे बन गए हैं, लेकिन पहले अध्यक्ष पूछे ना कभी तो एस दवे उनका नाम है। और पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच्चा, आप जानते ही हो। अब इतना ही नहीं, कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी मैं आपको रिवाइज कराता हूं। देखो, जैसे कि अभी आरबीआई के नए गवर्नर बने, उनका नाम संजय मल्होत्रा है, 26वें नंबर के। मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार बने, ये भी 26वें नंबर के हैं। चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर विवेक जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी एक और प्रधान सचिव बन गए, कौन? शक्तिकांत दास। उनके अलावा पहले से पीके मिश्रा है ही सही। मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन फिर से बन गए, मतलब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया 2027 तक। नीति आयोग की सीयू का भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया, नाम है बीवीआर सुब्रमण्यम। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अभी 7वीं बार अध्यक्ष बन गए, मनन कुमार मिश्रा इनका नाम है। तुहिन कांत पांडे हमने देख लिया, सेबी के अभी नए अध्यक्ष बन गए। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, और आज वाला प्रश्न भी याद रखना। रक्षा लेखा महानियंत्रक, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स कौन बन गए? डॉक्टर मयंक शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में जन औषधि सप्ताह 2025 का आयोजन ये कब से कब तक किया गया? तो आंसर होगा 1 से लेकर 7 मार्च। तो पूरे देश में जन औषधि के बढ़ते महत्व को रेखांकित करते हुए 1 से लेकर 7 मार्च 2025 तक जन औषधि सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आपको पता है जन औषधि दिवस हम कब मनाते हैं? 7 मार्च को। और आपको बता दूं, वर्तमान में देश भर में 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, और भारत सरकार का लक्ष्य है 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का। अच्छा, इसी तरह अगर मान लो मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ भैया, भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र कहां पर खोला गया था? तो इसका उत्तर आप करो। थोड़ी देर में इसका उत्तर मैं आपको बताता हूं, और इसी से संबंधित कुछ और प्रश्न भी मैं आपको रिवाइज कराता हूं। देखो, अगर पूछे यूके सांसद ने किसे आयुर्वेद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था? तनुजा नेसारी को। और आयुर्वेद दिवस हम कब मनाते हैं? कोई फिक्स नहीं होता, धन्वंतरी जयंती को दिन होता है। तो 2024 में जो लेटेस्ट हमने बनाया था वो 29 अक्टूबर को मनाया था। थीम थी आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ खोला? जामनगर, गुजरात। सरकार ने आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? स्मार्ट। नई दिल्ली में पहले अरोहा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने, और ये आयुर्वेद पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। और मैंने अभी आपसे पूछा था भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र आपको मिलेगा मॉरिशस में। भारत का पहला आयुर्वेद चिकित्सा उपकरण कौन सा बन गया? नाड़ी तरंगिनी बन गया है। और भारत का पहला अखिल भारतीय अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन 2017 में मोदी जी ने किया था। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान में रखना इसको भी। ठीक है, और आज हमने क्या पढ़ा? जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है कब से कब तक? 1 से लेकर 7 मार्च तक। ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन ये कहां पर होगा? तो आंसर होगा स्पेन में। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025, इसका आयोजन 3 मार्च को शुरू हुआ, 6 मार्च 2025 तक ये चलेगा। कहां पर? स्पेन के बार्सिलोना में। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? भारत को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये हमारे केंद्रीय संचार कम्युनिकेशन मंत्री हैं। अच्छा, इसी के साथ वहीं पर उन्होंने भारत पैवेलियन का भी उद्घाटन किया, और इस भारत पैवेलियन में 38 भारतीय दूरसंचार उपकरण निर्माता अपने अत्याधुनिक उत्पादों को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो प्रश्न की थोड़ी सी थ्योरी थी। मेन बात जो है
वो है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन ये कहां पर हुआ? स्पेन के बार्सिलोना में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से कुछ और समिट्स, कुछ और सम्मेलन, बैठकें जो अभी हुई है वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। जैसे कि देखो, अगर पूछे अभी 27वें अंतरराष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन ये हुआ कोलकाता में। अगला एडिशन जापान में होगा। राष्ट्र सुशासन सम्मेलन 2025 गांधीनगर में हुआ। पहला प्रौद्योगिकी संवाद IIC बेंगलुरु में। हथकरघा सम्मेलन जिसका नाम है मंथन ये हुआ नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन ये भारत में होगा। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन हुआ अबू धाबी में, जिसमें चीफ गेस्ट थे हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। 10वां विज्ञान 5 विज्ञान फिल्म महोत्सव हुआ गोवा में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक आयोजित की थी भारत में, नई दिल्ली में। पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन ये हुआ UAE में। बिम्स्टेक यूथ समिट ये हुआ गांधीनगर गुजरात में। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक ये हुई भारत में, नई दिल्ली में। 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 ये हुआ दुबई UAE में। ठीक है, तो यहाँ पे ये 13 इंपॉर्टेंट समिट्स हमने और रिवाइज कर लिए, इनको भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। और आज हमने क्या पढ़ा? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? स्पेन के बार्सिलोना में। ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में डेनिम ब्रांड लेविस ने किसे अपना वैश्विक राजदूत नियुक्त? तो आंसर होगा दिलजीत दोसांझ को। तो डेनिम ब्रांड है लेविस और इसी ने अभी दिलजीत दोसांझ को अपना वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है और वे ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले पंजाबी कलाकार बन गए हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, जो अभी तक न्यूज में रहे वो सारे मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कि पिछले साल हमने देखा सोनू सूद को थाईलैंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। रश्मिका मंदाना भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का इनको राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मनु भाकर जो शूटर है, अभी शिपिंग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आलिया भट्ट लॉरेल पेरिस ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। शिखर धवन भारत में मोटो GP के ब्रांड एम्बेसडर बने, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। PV सिंधु से 2-3 बातें याद रखो, जैसे कि प्यूमा इंडिया की बनी, वेलनेस ब्रांड हुप की बनी और ग्रीन डे बेटर न्यूट्रिशन नाम से ब्रांड है उसकी बनी। और अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने तंबाकू नियंत्रण के लिए भी उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। आदित्य रॉय बिस्लेरी की एक लिमोनाटा ब्रांड है, उसने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और यूरो ग्रिप टायर ने महेंद्र सिंह धोनी को बनाया था। प्यूमा इंडिया ने मोहम्मद शमी को बनाया। एडिटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन ने चेतन भगत को, बिस्लेरी ने दीपिका पादुकोण को और बोट ने रणवीर सिंह को। फिट इंडिया मूवमेंट के बने थे नरेंद्र कुमार यादव। एवररेडी बैटरी के नीरज चोपड़ा बने और नीरज चोपड़ा वैसे BPCL का जो एक स्पीड पेट्रोल आता है उसके भी बने थे। स्पेस इंडिया की संजना सांगी बनी। यूनिसेफ इंडिया की करीना कपूर। मुथूट ग्रुप के शाहरुख खान बने थे। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी के गुडविल एम्बेसडर ये थियो जेम्स बने थे, ब्रिटेन के एक्टर हैं। प्यूमा इंडिया ने अभी रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी ये क्रिकेटर है, इनको भी बनाया था। 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत आनंद कुमार को बनाया गया, जो सुपर 30 के संस्थापक हैं वो। और श्रीराम फाइनेंस के अभी राहुल द्रविड़ बनाए गए थे। ठीक है, तो ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स ये पिछले 1-1.5 साल में ये सारे बने थे, वो हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा ब्लू गूस। आपको याद होगा, ये हम पढ़ चुके हैं कुछ दिन पहले ही। एक अमेरिकी कंपनी है फायरफ्लाई एरोस्पेस और उसी ने अपना एक अंतरिक्ष यान जिसका नाम है ब्लू गूस्ट, इसको चंद्रमा के लिए लॉन्च किया था, याद आया आपको? और अभी ये न्यूज में फिर से है क्योंकि चंद्रमा पर ये सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है और ऐसा करने वाला ये दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष यान बन गया है। इसको लॉन्च किया गया था फॉल्कन 9 रॉकेट से, जो कि SpaceX का है। अच्छा, अगर ये दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष यान बना है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, तो फिर पहला कौन सा था? पहला इंटूटिव मशीन नाम की कंपनी है, स्पेस कंपनी है, कहाँ की? अमेरिका की ही। उसने फरवरी 2024 में ऐसा कारनामा किया था और उसके उस लैंडर का नाम था ऑडिशियस। वो भी हमने कई बार पढ़ा है, आपको याद होगा। अच्छा, वैसे अगर आपसे पूछे ना कि चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन सा है, तो है हमारा प्यारा भारत। चंद्रयान 3 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ बताऊं मैं आपको, तो हमने इसको लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 को और ये कब पहुंचा था? 23 अगस्त 2023। इसीलिए हम 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाते हैं।
कहाँ से लॉन्च किया था वैसे? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस रॉकेट से? LV-M3M4, जिसे बाहुबली या फिट बॉय भी कहते हैं। लैंडर इसमें विक्रम था, रोवर प्रज्ञान था। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम पी वीर मुथुवेल है और जिस पॉइंट पर ये उतरा था उस स्थान को नाम दिया शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, तो देखो आप ही में से कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था, इनके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। एक बार तो लॉन्चिंग डेट पूछी गई थी और एक बार प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम पूछा गया था। तो कई बार यहाँ से बहुत चर्चित टॉपिक रहा है ये। एग्जाम में काफी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाएंगे, देखना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना हर बातें इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, इसका उद्देश्य क्या है? इसको शुरू किया गया, इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा महिला पंचायत नेताओं को सशक्त बनाना और स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी बढ़ाना। तो अभी पंचायती राज मंत्रालय ने, पंचायती राज मंत्री कौन है हमारे? राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। तो अभी पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान को शुरू किया है, जिसको शुरू करने का उद्देश्य है पंचायत की वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स की लीडरशिप क्षमता को बढ़ाना, लोकल गवर्नेंस में उनकी डिसीजन मेकिंग पावर को मजबूत करना और ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को प्रभावी बनाना। यानी कि महिला पंचायत नेताओं को सशक्त बनाना और स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी बढ़ाना इसका, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। तो एक तो ये याद रखना। इसी तरह से कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। एक तो याद रखना सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान पूछे, इसको नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था 26 दिसंबर 2024 को, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर आप लोग देंगे, अभी कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। बाकी पंचायती राज मंत्री मैंने बता दिया आपको, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह है। अभी पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 इस अभियान को शुरू किया था, उद्घाटन किया था हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2024 पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स अभी आया था, ये 2025 में आया और इसमें टॉपर कर्नाटक रहा, फिर केरल, फिर तमिलनाडु था। अच्छा, पंचायती राज से ही संबंधित जितने भी स्टैटिक प्रश्न बनते हैं सारे मैं आपको एक साथ रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। पहले तो ये याद रखना, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन प्रणाली का जनक किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। आपको याद है 1957 में, अब ये एक थ्योरी की तरह मैंने इसको पूरा लिख दिया है यहाँ पे, एक एक लाइन एक एक शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इससे कई तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में तैयार होते हैं। जैसे कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी, उसी की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। कहाँ से शुरुआत होती है भैया? राजस्थान के नागौर से। किसने की थी? खुद जवाहरलाल नेहरू जी ने, उस वक्त के प्रधानमंत्री थे। फिर 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, जो 24 अप्रैल 1993 में पारित हुआ और इसके द्वारा ही पंचायती राज को संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आर्टिकल कौन सा था? 243 से 243O। और ये 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल को लागू हुआ था, इसी कारण से 24 अप्रैल को ये दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। पीछे पूछा था भी मैंने आपसे, तो आंसर होगा 24 अप्रैल। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ की फॉर्म में मैंने आपको चीजें जोड़ते हुए यहाँ पे रिवाइज कराई है, लेकिन हर शब्द से, हर लाइन से प्रश्न बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किसने स्वावलंबिनी कार्यक्रम को शुरू किया? तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो अभी हाल ही में स्वावलंबिनी प्रोग्राम को पूरे देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लॉन्च किया गया। अभी तक ये जो प्रोग्राम है ये नॉर्थ ईस्ट में लागू था, अब पूरे भारत के प्रमुख इंस्टीट्यूशंस में लागू किया जाएगा। इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नीति आयोग ने लॉन्च किया और इसे लाने का उद्देश्य क्या है? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार करना, उन्हें जो भी आवश्यक संसाधन है वो प्रोवाइड करना और मेंटरशिप प्रदान करना। ठीक है, तो ये स्वावलंबिनी कार्यक्रम है जिसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने शुरू किया है। किसकी सहायता से? नीति आयोग की सहायता से। अच्छा, स्वावलंबिनी से कुछ याद आ रहा है आपको? याद आना चाहिए। पिछले साल हमारे भारतीय सेना की दक्षिणी कमान की सुदर्शन चक्र कोर ने झांसी के पास बबिना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति नाम से एक अभ्यास का आयोजन किया था। तो स्वावलंबन वहां पे पढ़ा था और उसी से मिलता जुलता है ये स्वावलंबिनी। तो आप कुछ भी चीज पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में वो इस तरह से सेट होनी चाहिए, इस तरह से आपको पढ़ना है कि जब भी उससे संबंधित कुछ भी आप पॉइंट पढ़ो तो आपका दिमाग एक्टिव मोड में आ जाए
वो क्लिक करने लग जाए कि यार ये हमें पढ़ा पढ़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इससे संबंधित कुछ हमने फैक्ट पढ़ा है। जब आपका दिमाग इस तरह से काम करना लग जाएगा ना, तो आप चीजों को लिंक करके याद करना स्टार्ट कर दोगे। और चीजों को जब लिंक करके याद करोगे तो चीजें लंबे समय तक आप याद रख पाओगे, क्योंकि उस वक्त आप चीजों को आपस में जोड़ना सीख जाओगे। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं, इनका बिल्कुल डिटेल्ड पीडीएफ जैसा लिखा है वह डिटेल्ड पीडीएफ आपको मिलता है बिल्कुल फ्री में। और आप इसकी टेस्ट लगाएं, क्विज लगाएं, वो भी बिल्कुल फ्री में। कहां पर? अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, गूगल प्ले स्टोर से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी अपडेट के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए अपने टेलीग्राम चैनल को, जो भी बिल्कुल फ्री है। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन को जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो होम पे ही नीचे टेलीग्राम का आइकॉन आपको मिल जाएगा। जैसे उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट वहां पे आप चले जाओगे, तो वहां पे फिर ज्वाइन का बटन आएगा, उस पर क्लिक कर लेना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। अच्छा, उससे पहले हम रिजल्ट की बात कर ले। जो डेली 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमने सीरीज स्टार्ट की है, तो कल वाली क्विज के टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम आपके सामने हैं। कौन कौन है? तो पहले स्थान पे है निलय, फिर है रितेश, सबा, समीक्षा, संजय, नीरज, कीर्ति, शकील, चित्रा और राजू। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और देखो, आप सभी को पता है ये जो डेली 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेकर के आता हूं, जिसके हम टेस्ट लगाते हैं, ये पिछले एक साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब पिछले एक साल में आप मानोगे तो लगभग हमने 3,500 क्वेश्चन करे हैं। उसमें से डेली में 20 क्वेश्चन, मात्र 20 क्वेश्चन आपके सामने निकाल के लेके आता हूँ। इसीलिए मैं आपको टाइम भी भरपूर देता हूँ। तो आराम से टाइम लेकर के शांति से क्वेश्चन को रीड करो, सोचो और फिर उत्तर लगाओ। जल्दबाजी मत करो। अभी जैसे ये एक स्टूडेंट का नाम है संजय जांगवाड़। अभी इन्होंने लगभग 5 से 6 मिनट लिए और इनका स्कोर रहा 19 और 5वीं रैंक इन्होंने हासिल की इसमें। और स्टूडेंट देखो जल्दबाजी जिन्होंने की है, एक ये नाम देखो कीर्ति पांडे का। इन्होंने 1.5 मिनट में क्विज को सॉल्व कर लिया, लेकिन उन्होंने प्राप्त किए 17 मार्क्स 20 में से, तो उनकी रैंकिंग नीचे आई। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको भरपूर टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पिछले एक साल से हम क्वेश्चन ले रहे हैं, तो टाइम लग सकता है आपको एकदम से रिकॉल करने में। लेकिन मेन जो आपके एग्जाम होंगे वहां पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, खैर अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तैयारी ऐसे ही होती है, कम से कम इस बहाने से ही आप डेली के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो तैयार कर रहे हो अपने, तो धीरे धीरे एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपके पास कलेक्शन हो जाएगा। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था अभी 97th ऑस्कर अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो अनोरा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष फिर से बन गए मनन कुमार मिश्रा। और रणजी ट्रॉफी का खिताब अभी विदर्भ ने जीता। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया 3 मार्च को। लोसार महोत्सव ये लद्दाख में। अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में नामित किया अमेरिका ने। किस मंत्रालय ने आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने। किस उपग्रह ने सोलर फ्लेयर कार्नेल की पहली तस्वीर ली? आदित्य L1। कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को सरल और सुलभ बनाने के लिए बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल किसने लॉन्च किया? सेबी ने। और आखिरी था, हिम्मत शाह का निधन हो गया, वे क्या थे? कलाकार थे। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था फ्रेंच ओपन 2024 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।